गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी दोस्तों पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो क्लास में दोस्तों आपके लिए साइंस की रेगुलर उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों, नोट्स भी बना रहे होंगे और रेगुलर उन्हें रिवाइज भी करते होंगे। ठीक है दोस्तों। और आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारी क्लासें हैं आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड हैं, जो आपकी 2025 का टारगेट है दोस्तों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आपके लिए कराई जा रही हैं, जिसमें दोस्तों हमारा टारगेट है 25 में से 25 का टारगेट रहने वाला है। यानी दोस्तों ये साइंस जो है आपके लिए कराई जा रही है, इसमें दोस्तों कंप्लीट साइंस आपके लिए कराई जाएगी। और जिसमें दोस्तों बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों विषय सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रेजेंट में आपकी दोस्तों बायो की क्लासें चल रही हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। बहुत अहम रोल होता है दोस्तों साइंस का, तो साइंस को हल्के में ना लें। आप ग्रुप डी 2022 की साइंस उठा के देखिए, जो पूछी गई थी, हवा टाइट हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों साइंस को हल्के में ना लें, अच्छी तरह से रिवाइज करें। ठीक है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पता है दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दोस्तों अनुवांशिकता, जिसे दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। और उसका दोस्तों मैं फर्स्ट पार्ट जो है दोस्तों मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आज आपका है दोस्तों सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में मैंने दोस्तों कहाँ तक कराया था आपके लिए कि डीएनए के दो प्रकार होते हैं, बी डीएनए और ये जेड डीएनए। जिसमें मैंने बताया था दोस्तों कि जो बी डीएनए जो होता है दोस्तों ये दक्षिणावर्त घूमता है, और जबकि जेड डीएनए जो है वह ये वामावर्त। और बी डीएनए का व्यास जो होता है दोस्तों 20 एंगस्ट्रॉम, और जबकि जेड डीएनए का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। और बी डीएनए का जो है प्रत्येक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े पाए जाते हैं, जबकि जेड डीएनए में 12। तो यहाँ तक मैंने आपके लिए पढ़ाया था। और दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने दोस्तों उसके नोट्स बनाए होंगे, अच्छी तरह से रिवाइज किए होंगे दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी दोस्तों। क्यों दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं है कि आपकी कंटेंट में कमी हो। अगर कहीं कमी होगी तो दोस्तों सीधा है आपकी मेहनत में कमी होगी। तो मेहनत उस हिसाब से करनी है दोस्तों कि कहीं आपको कमी रहे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों कंटेंट जो है, ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिला हो, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। चाहे कितने बड़े चैनलों पर चले जाओ आप, जो कोर्स बेच रहे हैं ना, उन पर भी चले जाओ आप, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों कंटेंट जो है टोटल दोस्तों आपका एग्ज़ाम रिलेटेड है, और एकदम दोस्तों बेस्ट एनसीईआरटी पर आधारित कंटेंट है। तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो फॉलो करें दोस्तों डेली क्लासों को, चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं और क्लासों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। और पेन कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों, नोट्स अवश्य बनाते रहना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से कि आरएनए बनता है ना, आपने आरएनए की प्रक्रिया पढ़ी होगी, आरएनए किस प्रकार बनता है। जैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रकार से जो ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसलेशन जो विधियाँ होती हैं, प्रक्रिया होती हैं इन्हें बनने की, प्रोटीन बनने की, वो सारी प्रोसेस जो है दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वो सारी जो क्षारक जो होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपके लिए बताया था, जो होते हैं ना क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनसे मिलकर किस प्रकार के जो हैं दोस्तों ग्रुप बनते हैं, वो सारी चीज़ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और जो आनुवांशिक रोग हैं आपके, उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है। जो कि दोस्तों आपके इसी आनुवांशिकता से ही रिलेटेड हैं, जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आरएनए से, जो डीएनए तो मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, आरएनए का पूरा नाम है दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। और नोट्स बनाते चलना है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आरएनए में जो है दोस्तों राइबोज शर्करा पाई जाती है।
तो आरएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है दोस्तों? राइबोस। आरएनए में पिरामिडीन क्षारक थाइमिन के साथ थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल से दो जो आपका दोस्तों देखिए आरएनए में जो पिरामिडीन क्षारक जो होते हैं वहाँ पर दोस्तों देखिए डीएनए में थाइमिन पाया जाता था, लेकिन दोस्तों आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, आरएनए सामान्यतः लड़ी का बना होता है, जैसे दोस्तों एसआरएनए कहते हैं। और ये जो एसआरएनए जो होता है दोस्तों, ये देखिए रेट्रोवायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, अधिकांश पादप वायरस, इनमें ये पाया जाता है। बाकी आपका दोस्तों देखिए डीएसआरएनए जो है दोस्तों, ये आपका दोस्तों रियो वायरस में, T2 वायरस में, T4 वायरस में, T6 वायरस में, इनमें ये पाया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों आरएनए के प्रकारों की कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके। तो देखिए दोस्तों आरएनए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक तो ये रहा दोस्तों आरआरएनए, एक रहा दोस्तों आपका ये आरआरएनए में आपके लिए बता दिया है, एक रहा दोस्तों टीआरएनए, एक होता है दोस्तों एमआरएनए। ठीक है, ये रहा दोस्तों एमआरएनए। तो ये 3 प्रकार का आरएनए होता है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका आरआरएनए। आर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर राइबोसोमल। तो देखिए दोस्तों यह आरएनए का 80% जो है हमारे यहाँ पर बॉडी में ये पाया जाता है, यानी टोटल आरएनए का 80% भाग इसी का होता है दोस्तों, किसका? आरआरएनए का। यह राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। यह दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, अर्थात आरआरएनए प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये पॉइंट पूछा जा चुका है ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे टीआरएनए की तरफ, यानी टी का मतलब है दोस्तों ट्रांसफर आरएनए। यह आरएनए ये जो है दोस्तों यह राइबोसोम से जुड़ा होता है तथा संपूर्ण आरएनए का 20 से 25% होता है, और यह सबसे छोटा आरएनए है। और टीआरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को एक दूसरे के साथ लेकर जाने का होता है। और ये भी पॉइंट दोस्तों आपका आरआरबी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है अभी 2024 में, वहाँ पर ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि टीआरएनए की संरचना प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक रॉबर्ट हॉली ने सन 1964 में क्लोर लीफ मॉडल जो है दोस्तों दिया था। टीआरएनए की जो संरचना है ना, इसे दिखाने के लिए, इसका जो है दोस्तों टीआरएनए की संरचना जो है इसे दोस्तों विस्तृत रूप से जो है दिखाने के लिए, समझाने के लिए जो वैज्ञानिक रॉबर्ट हॉली हैं, उन्होंने दोस्तों 1964 में टीआरएनए से ही संबंधित दोस्तों क्लोवर लीफ जो है मॉडल दिया था। अगर आपसे पूछा जाए क्लोवर लीफ मॉडल जो है किससे संबंधित है, तो टीआरएनए से। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका एमआरएनए, यानी दोस्तों मैसेंजर आरएनए, यानी दोस्तों मैसेज पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट से हम समझते हैं कि दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है कि यह आरएनए सबसे कम स्थायी होता है, यानी स्थायी नहीं होता है, और यह आरएनए का 5 से 10% जो है पाया जाता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? अमीनो अम्लों को चुनना। ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है ये पॉइंट। आगे बात करें दोस्तों, एमआरएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन के लिए एक विशेष प्रकार का एमआरएनए पाया जाता है। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए का नाम वैज्ञानिक जैकब वेब मोनार्ड ने दिया था 1961 में। और टीआरएनए को दोस्तों एस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, आरएनए प्रोसेसिंग में भूमिका निभाने वाले एसआरएनए कहलाते हैं। आरएस की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आरएनए जो बनता है, और आरएनए बनने की प्रक्रिया में जो भूमिका निभाते हैं, जो आरएनए जो अपना रोल निभाते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों एसएनआरएनए। एसएनआरएनए की फुल फॉर्म है दोस्तों स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आगे बात करें दोस्तों, मनुष्य एक द्विगुणित प्राणी, यानी दोस्तों 2n वाला। 2n का मतलब मैंने बताया था दोस्तों, 2n का मतलब होता है दोस्तों, n का मतलब होता है यहाँ पर 23, यानी 23 गुणसूत्र, और 2n का मतलब दोस्तों
46 गुणसूत्र, यानी दोस्तों जो व्यक्ति है दोस्तों द्विगुणित इसलिए बोलते हैं कि 2n वाला जो है व्यक्ति, यानी 46 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इन गुणसूत्रों पर जो है दोस्तों, देखिए आगे पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपके लिए समझा दूंगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, किसी जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के अगुणित सेट को दोस्तों जीनोम कहते हैं। मनुष्य दोस्तों द्विगुणित यानी दोस्तों 2n बराबर यानी 46 यानी n का मान 23। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर मैं आपको बता दूं, आपके लिए पहले बता चुका हूं मैं दोस्तों कि हमारे गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों इन्हीं पर जीन पाए जाते हैं रेखीय क्रम में, ठीक है। किस आधार पर पाए जाते हैं? रेखीय क्रम में ये जीन जो है पाए जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं जीनों के आधार पर, इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर दोस्तों जो है हमारी जो एक बीमारियां जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी में संचरित हो जाती हैं गुणसूत्रों के हिसाब से, यानी गुणसूत्रों के साथ ही जो है अगली पीढ़ी में संचरित हो जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों हम आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक रोग। और इन्हीं आनुवांशिक रोगों के बारे में आगे दोस्तों मैं आपके लिए बताने वाला हूं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सहलग्न होता है, एक उत्परिवर्तन जनित होता है, ठीक है दोस्तों, सहलग्न, और एक हुआ दोस्तों आपका उत्परिवर्तन जनित रोग। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे रोगों को हम समझते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रोग जो हैं आपके यानी डिजीज जो हैं, इनसे अलग से आपका चैप्टर है जिसमें दोस्तों मैं आपके लिए उन्हें बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपके लिए रोग कराऊंगा, ह्यूमन डिजीज जो हैं, जब मैं कराऊंगा आपके लिए, तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इस प्रकार से नोट्स नहीं होंगे वो। देखिए दोस्तों चैप्टर तो बहुत बड़ा है, वो बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आनुवांशिक रोग आपके लिए करा ही दूंगा, ठीक है। तो वहाँ आनुवांशिक रोग मैं आपके लिए नहीं कराऊंगा, पहली बात तो ये है। अगली बात दोस्तों कि उन्हें दोस्तों मैं एक ऐसा करूँगा कि एक किसी फेयर में लिखकर आपके लिए कराने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पर डिटेल दी गई है वो बहुत ही डीपली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीपली, ठीक है। और अगर आप उसे करोगे ना तो लगभग मैं बता दोस्तों कम से कम 3 क्लासें आपकी बनेंगी, अगर डिटेल में मैं बताऊं। ठीक है दोस्तों, बाकी चलिए सोचेंगे, अगर डिटेल में कराना है तो डिटेल में करा दूंगा। अगर आप कमेंट में बता देना कि सर मैं डिटेल में ही, अगर आप कमेंट में बता सकते हो तो बता देना कि डिटेल में ही रोगों को कराऊं, जो ह्यूमन डिजीज जो हैं उन्हें डिटेल में कराऊं, या कि कुछ अलग से फेर पर लिखकर मैं शॉर्ट रूप में आपके लिए करा दूं। तो आप कमेंट में बता देना, उसी हिसाब से मैं करा दूंगा। अगर नहीं हुए तो देखिए दोस्तों मैं डिटेल में ही करा दूंगा। अगर आपका कोई कमेंट आता है तो ठीक है, नहीं है तो डिटेल में ही करा दूंगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके इन्हीं रोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे हम दोस्तों सहलग्न रोगों की। तो ये हैं दोस्तों आपके प्रमुख सहलग्न रोग, जिसमें पहला है दोस्तों हीमोफीलिया। कौन सा दोस्तों? हीमोफीलिया। और इसे दोस्तों ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रोग से व्यक्ति जो ग्रसित होता है उसके जब चोट लगती है तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे शाही रोग भी कहते हैं, जो कि महारानी विक्टोरिया के वंश में पाया जाता है। और हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र पाए जाने वाला दोस्तों एक अप्रभावी रोग है, ठीक है दोस्तों, ये एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्स, हालांकि ये मैं बता दूं कि एक्स हो तो सामान्य महिला होगी और एक्स वाई हो तो सामान्य पुरुष होगा, यानी कोई भी बीमारी नहीं होगी। वहीं दोस्तों एक्स गुणसूत्र एन की मात्रा बढ़ जाए तो वाहक महिला होगी, और यहाँ पर एच की मात्रा बढ़ जाए तो रोगी पुरुष होगा, ठीक है। एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और एक्स पर ही है, वाई पर थोड़ी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वाई पर नहीं है, ये एक्स पर है।
ये वाहक महिला हुई। अब वहीं बात करें रोगी महिला की, अगर एक्स दोनों गुणसूत्र पर एच जो है आपका दोस्तों हीमोफीलिया जो है ये इसका जो है गुणसूत्र पाया जाए तो ये रोगी महिला होगी। वहीं दोस्तों ठीक है, और हीमोफिलित महिला और ये हीमोफिलित पुरुष होगा। तो ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये दोस्तों जो है इसे शाही रोग डिजीज कहते हैं और ये हीमोफीलिया जो है एक्स गुणसूत्र पाए जाने वाला एक अप्रभावी रोग है। और हीमोफीलिया जो है दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका हीमोफीलिया, ये तो आपके लिए बता ही चुका हूँ। ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो हीमोफीलिया ए और एक है दोस्तों हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए की बात करें तो दोस्तों एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी के कारण ये होता है। वहीं बात करें दोस्तों हीमोफीलिया बी की, तो ये दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ये दोनों डिजीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाती हैं। अब अगला रोग है दोस्तों आपका वर्णांधता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वर्णांधता को हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वर्णांधता क्या है दोस्तों, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है। ये जो हीमोफीलिया रोग है इसका जो जीन है दोस्तों एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ विशेष रंग दिखाई नहीं देते हैं। मनुष्य में रंग दृष्टि लाल, हरे व नीले के कारण होती है और जिन रोगियों में 3 के स्थान पर 2 रंग दिखाई देते हैं क्योंकि दोस्तों और उन्हें 2 वर्णक जो है दोस्तों रोग कहते हैं, जिनमें दोस्तों 3 के स्थान पर एक रंग दिखाई देता है जिसे दोस्तों एक वर्णी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों जो ये वर्णांधता वाले रोग जो हैं, जो व्यक्ति हैं दोस्तों, ये लाल और हरे रंग जो होता है आपका उसमें अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते और इसीलिए दोस्तों इनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। और यह रोग जो है दोस्तों सबसे पहले जॉन डाल्टन को हुआ था और इसीलिए इसे दोस्तों डाल्टनिज्म रोग कहते हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के जो संस्थापक हैं उनको भी ये रोग है दोस्तों, इसलिए उनको फेसबुक का जो लोगो है ना दोस्तों आपने देखा होगा नीले कलर का है, तो इसीलिए है वो। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोश का रक्तता रोग। अब ये क्या है दोस्तों, यह रोग एलन गुणसूत्र पर पाए जाने वाला एक अप्रभावी रोग है और हीमोग्लोबिन अणु में 2 श्रृंखलाओं में पाई जाती है, एक तो अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला, एक बीटा ग्लोबिन श्रृंखला। और इस रोग में दोस्तों बी ग्लोबिन श्रृंखला यानी बीटा विकृत हो जाती है जिससे आरबीसी जो होती है दोस्तों कठोर थोड़ी सी हंसिया के आकार की हो जाती है। और जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया जो है होता है उन्हें दोस्तों कभी भी मलेरिया नहीं होता है। तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करें दोस्तों फिनाइल कीटोनूरिया। तो ये भी एक रोग है दोस्तों और यह रोग जो है अलग गुणसूत्र पर पाए जाने वाला एक अप्रभावी रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में फेनिल एलेनिन नाम का जहरीला यौगिक जो है दोस्तों टायरोसिन नाम से कम जहरीले यौगिक में नहीं बदल पाता है, जिससे दोस्तों फेनिल एलेनिन शरीर में एकत्रित हो जाता है जिससे यह मस्तिष्क को दुष्प्रभावित करता है और रोगी जो है दोस्तों मंद बुद्धि इसमें हो जाता है। तो ये है दोस्तों फिनाइल कीटोनूरिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं उत्परिवर्तन जनित रोग। सहलग्न रोग थे जो मैंने करा दिए, अब बात करेंगे दोस्तों उत्परिवर्तन जनित रोगों की। उत्परिवर्तन जनित रोग का मतलब है दोस्तों संरचना के आधार पर, संख्या के आधार पर इस प्रकार के जो ये रोग होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों उत्परिवर्तन जनित रोग, जो कि आनुवंशिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों संरचना तो उत्परिवर्तन के प्रकार देखें तो ये होते हैं दोस्तों विलोपन, स्थानांतरण, द्विगुणन और प्रतिपन। ये संरचना के आधार पर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, विलोपन, स्थानांतरण, द्विगुणन, प्रतिपन। तो बात करें दोस्तों विलोपन की, तो इसमें क्या होता है गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर अलग हो जाना। गुणसूत्र का कोई खंड है, गुणसूत्र है तो वह किसी खंड में टूटा और वो खंड अलग हो गया
उसे कहते हैं दोस्तों विलोपन। स्थानांतरण, गुणसूत्र खंड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये होता है दोस्तों स्थानांतरण। द्विगुणन, किसी गुणसूत्र खंड की प्रतिकृति यानी कॉपी बनना, ठीक है, कॉपी बन जाना, प्रतिकृति बन जाना ही दोस्तों द्विगुणन कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिपन्न की, तो गुणसूत्र का 180 डिग्री घूम जाना, ये होता है दोस्तों आपका प्रतिपन्न। आगे बात करें दोस्तों संख्यात्मक उत्परिवर्तन की, तो चलिए दोस्तों इन्हें भी देखते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, चलिए इन्हें देखते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों डाउन सिंड्रोम होता है आपका, पटाउ सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, एक होता है दोस्तों आपका सुपर मेल या फीमेल या जैकब या क्रिमिनल सिंड्रोम, ये होता है। तो ये होते हैं दोस्तों संख्यात्मक सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों, संख्यात्मक उत्परिवर्तन जनित रोग। एक मिनट दोस्तों, ये रहा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम की। तो ये क्या है दोस्तों, 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी या 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बन जाना, यानी एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाना, ये होता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी अर्थात 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बन जाना, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से 3 गुणसूत्र बन जाना, ये पटाउ सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, 18वीं जोड़ी के ट्राइसोमी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बन जाना, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 कैसे, एक तो 45, 46 और ये 47 हो गए ना 3, तो इस प्रकार से होता है। आगे बात करें दोस्तों टर्नर सिंड्रोम की, तो यह महिला में होता है जिनमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी दोस्तों जैसे कि ये 44 और ये 45 था यहाँ पर, तो ये 0 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर महिलाओं में है दोस्तों। महिलाओं में क्या है दोस्तों, एक्स, और एक्स से हम जो है डिसाइड करते हैं कि महिला है या पुरुष। अगर महिला एक्स है तो दोस्तों महिला, और एक्स वाई है तो दोस्तों आपका पुरुष होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महिला की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 0 है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुको दोस्तों। ये 0 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से एक्स गायब हो गया तो एक गुणसूत्र की कमी हुई, तो इसे कहते हैं दोस्तों टर्नर सिंड्रोम। तो ये 45 जो है दोस्तों 46 से कितना बचा दोस्तों, 45। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, यह पुरुषों में होता है, जिसमें दोस्तों एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जो कि 44, 45, 46 और ये 47, यानी ये एक्स गुणसूत्र जो है यहाँ पर इसकी वृद्धि हुई तो ये 47 हो गई, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अगला है सुपर मेल या सुपर फीमेल या जैकब या क्रिमिनल सिंड्रोम। तो इसकी बात करें तो दोस्तों ये पुरुषों में होता है, जिसमें दोस्तों 44, 45, 46, 47, इसमें क्या है दोस्तों जो गुणसूत्र हैं या तो 47 होंगे या फिर दोस्तों 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये 2 से 3 गुणसूत्र, यानी दोस्तों 2 से 3 गुणसूत्र की वृद्धि होती है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों में। एक होता है दोस्तों क्री-डू-सेट या कैट क्राई सिंड्रोम, और इसमें क्या होता है दोस्तों 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा जो है विलोपित हो जाती है, जिसके कारण बच्चा बिल्ली की आवाज़ में रोने लगता है, यानी बिल्ली की सी आवाज़ जो है दोस्तों ये निकालता है। तो ये है दोस्तों आपके उत्परिवर्तन जनित रोग, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम जीव द्रव्य की। तो देखिए दोस्तों जीव द्रव्य को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। तो चलिए दोस्तों, कि दोस्तों वहाँ पर मैं जीव द्रव्य को नहीं समझा था, तो इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों सजीवों की प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला वह तरल जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं उसे कहते हैं दोस्तों जीव द्रव्य। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसकी खोज जो है दोस्तों डुजार्डे द्वारा 1835 में की गई थी, और नाम जो है दोस्तों सारकोड, इन्होंने इसे सारकोड नाम दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, एक प्रोकिंजे नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने दोस्तों इसका नाम जो है दोस्तों जीव द्रव्य 1839 में दिया था। और यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों, जनन द्रव्य यानी दोस्तों जर्म प्लाज्म, और देहिक द्रव्य यानी दोस्तों सोमेटोप्लाज्म। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वहीं आगे बात करें दोस्तों जीव द्रव्य की,
जो परिवर्तन जनन द्रव्य में होते हैं वो आगे की पीढ़ी में संचरित होते हैं, ठीक है। और जो परिवर्तन दैहिक द्रव्य में होते हैं वो आगे की पीढ़ी उसी पीढ़ी में रह जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों जनन द्रव्य और दैहिक द्रव्य, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, ये रहा दैहिक द्रव्य और जनन द्रव्य, यही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनमें। यह सिद्धांत जर्म प्लाज्म सिद्धांत कहलाता है, जो बीजमैन ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीव द्रव्य से दोस्तों जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह जो कथन है दोस्तों, भौतिक आधार ऐसे किसने कहा था दोस्तों? वैज्ञानिक हेक्सले ने। अब आगे बात करेंगे दोस्तों हम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। यानी दोस्तों प्रोटीन का जो निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, अमीनो अम्ल बनना, वो सारी चीज़ें, और वो क्या प्रोसेस होती है, किस और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, और हर अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करें, हर फ्रेंड सर्कल में हर फ्रेंड को दोस्तों, ताकि जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी को दोस्तों जो है एक अच्छा और बेहतर कंटेंट मिल सके, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, यह सिद्धांत जो है दोस्तों HFC क्रिक द्वारा जो है दिया गया था, और यह सिद्धांत डीएनए से लेकर दोस्तों प्रोटीन निर्माण की क्रिया तक सूचनाओं के परिवहन का पथ दर्शाता है, जो कि निम्न प्रकार है, जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों, देखिए यहाँ तक तो मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ, ये रहा दोस्तों। तो आपको याद रखना है खासकर कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो HFC क्रिक के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका डीएनए होता है, ये आपको पता ही है दोस्तों, ये आपका डीएनए होता है 2 लड़ी वाला, और सिंगल लड़ी वाला जो होता है दोस्तों ये आरएनए होता है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए जब ये प्रोटीन जो बनता है, ये आपका प्रोटीन है, देखिए दोस्तों। पहले डीएनए बना, डीएनए से फिर दोस्तों आरएनए बना, आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बना, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, इन प्रोसेस को क्या क्या नाम दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए से डीएनए ही बनना, ये कहलाता है दोस्तों रिप्लाइकेशन, यानी दोस्तों प्रतिकॉपी, प्रतिकृति बनना, यानी एक प्रकार से इनकी वही सेम कॉपी बन जाना। अगला है दोस्तों डीएनए से आरएनए बनना, ये क्रिया कहलाती है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर दोबारा से डीएनए बनना, ये कहलाती है दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से दोस्तों प्रोटीन बनने की जो क्रिया है दोस्तों, ये कहलाती है आपकी ट्रांसजेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना, तो ये कहलाया दोस्तों आपका रिप्लाइकेशन, जैसे डीएनए आरएनए और प्रोटीन निर्माण, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। अब डीएनए से आरएनए बनना, यानी दोस्तों एमआरएनए बनता है, खासकर आरएनए भी नहीं एमआरएनए। लेकिन अगर आपको एमआरएनए ना देकर आरएनए दे दिया जाए तो आपको आरएनए ही करना है। तो डीएनए से आरएनए बनना, ये दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये जो है दोस्तों, ये सेंट्रल डॉगमा विधि है, ये आपको पता ही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, ये जो विधि है सेंट्रल डॉगमा विधि है पूरी। और एमआरएनए से दोस्तों प्रोटीन का बनना दोस्तों ट्रांसलेशन जो है कहलाता है। तो ये है दोस्तों प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई होगी, और अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। और अब भी नहीं आया हो तो दोस्तों चलिए थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी के हिसाब से भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और तब भी आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, डीएनए से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया जो है दोस्तों प्रतिकृतिकरण, यानी दोस्तों रिप्लाइकेशन कहलाती है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम द्वारा होती है। वहीं दोस्तों आगे आप बात करें डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, यानी दोस्तों अनुलेखन कहते हैं। और यह दोस्तों डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स द्वारा होती है। वहीं दोस्तों एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन या दोस्तों ट्रांसलेशन कहलाती है।
और mRNA पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक 3 का जो है दोस्तों जोड़ा बनाकर अलग अलग अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं आगे। और 3 क्षारकों का यह समूह दोस्तों कोडोन कहलाता है। कोडोन हमेशा दोस्तों त्रिक के रूप में पाया जाता है, जिन्हें दोस्तों हम आनुवांशिक कूट कहते हैं, यानी दोस्तों जेनेटिक कोड जैसे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इन कोडों को हम समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये रहा दोस्तों आपका 3 नाइट्रोजन क्षारक मिलकर एक एक अमीनो अम्ल बनाते हैं और सभी अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध द्वारा दोस्तों जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों AUG, ए से दोस्तों एडेनिन, यू से दोस्तों यूरेसिल, जी से दोस्तों ग्वानिन। इस प्रकार से दोस्तों जो कि मैं आपके लिए पीछे पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, और यू से यूरेसिल, टी से दोस्तों थाइमिन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जोड़ा बनाते हैं। जैसे अगर एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन मिलकर दोस्तों एक जोड़ा बना दिया, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन मिलकर एक जोड़ा बना दिया। इस प्रकार से आगे पीछे होते रहते हैं और बनाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं दोस्तों प्रारंभिक कोडोन और ये समापन कोडोन होते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत, ये प्रोटीन संश्लेषण की जो है दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये कोडोन जो होते हैं दोस्तों यही प्रोटीन संश्लेषण की जो है दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हमारे शरीर में दोस्तों कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं दोस्तों पाए जाते हैं। और देखें दोस्तों 1 के लिए 3, जिन्हें दोस्तों कोड करने के लिए 64 आनुवांशिक कूटों का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक अमीनो अम्ल के लिए दोस्तों 1 से अधिक आनुवांशिक कूट पाए जा सकते हैं और यह गुण दोस्तों अपभ्रष्टता कहलाता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है थ्योरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी दोस्तों। और दोस्तों कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। वो नोट्स अवश्य बनाएं दोस्तों, रिवाइज अवश्य किया करें उन्हें। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। और एक आनुवांशिक कूट से ज़्यादा अमीनो अम्लों को कोड नहीं कर सकता है, अतः आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक व असंदिग्ध होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, वे विषाणु जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है वे दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा पहले डीएनए बनाते हैं और इस क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे दोस्तों हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर दोस्तों आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स कहते हैं। और इस क्रिया की खोज जो है दोस्तों टैमन एंड बाल्टीमोर जो हैं वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी। और इन सभी विषाणु को दोस्तों रेट्रोवायरस या पशु वायरस कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों। आगे कुछ पॉइंट और बचे हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। कि जैसे कि पहला पॉइंट है दोस्तों आनुवांशिक कोड की खोज नीरेनबर्ग व मथाई व हरगोविंद खुराना ने की थी। और डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण जो है दोस्तों हरगोविंद खुराना व कॉर्नबर्ग ने किया। आरएनए का प्रयोगशाला में प्रक्रिया जो है संश्लेषण कोकोआ ने किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दोस्तों बीडल एवं टेटम ने दिया। वंशानुगति का गुणसूत्रवाद सिद्धांत दोस्तों सट्टन एवं बोवेरी ने दिया। और मेंडल ने मटर के अलावा हेरेसियस पादप पर भी जो है प्रयोग किए थे, जबकि मटर के पादप पर मेंडल से पहले नाइट व गोस ने भी प्रयोग किए थे। ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर था आनुवांशिकता से रिलेटेड। और सारी जितनी भी दोस्तों आपकी थ्योरी बनती है, यानी जितना भी आपका कंटेंट बनता है वो सारा मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और देखिए दोस्तों जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि 1 से 2 बार पहले आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाकर उन्हें रिवाइज करना है। रिवाइज किस प्रकार करना है कि आपको सामने वीडियो चला लेना है और जो चीज़ें क्लियर करनी है वो क्लियर करते जाना है। और नोट्स को जैसे वीडियो चलती रहे उसको भी समझना है वहाँ पर, और नीचे नोट्सों को भी रिवाइज करते चलना है और वहाँ पर टिक करते चलना है आपको कि कौन सी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। इससे क्या है दोस्तों आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें वीडियो के आधार पर समझ पाएंगे और अच्छी तरह से आप जो है दोस्तों समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों,
ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।